मैम अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा प्रत्येक सोमवार को संविधान वाचन की एक ये वेबिनार आयोजित की जाती है। आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कार्यकारिणी सदस्य बादल सिंह बौद्ध जी और धर्म प्रकाश भारती जी ने मुझे आज इसका संचालन करने का मौका दिया, अवसर दिया। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। आज 6 मई 2024 को संविधान वाचन में हमारे माननीय वाचनकर्ता आरसी धीमान जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कानपुर से और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अध्यक्ष हैं, हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय दशरथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। और मैं संचालन करता आपकी रुचि आजाद जी। तो आप सभी को एक बार फिर से इस वेबिनार में स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगी। माननीय दशरथ मौर्य जी मुझे अनुमति दें कि आज की वेबिनार की शुरुआत की जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी तथा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा इस आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी तथा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और संचालिका जी माननीय रुचि बौद्ध जी, देख लीजिए, मुझे अभी माननीय धीमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आ गए हों तो चालू करवाया जाए, आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो बातें ही नहीं ज्वाइन कर पाए अभी मीटिंग। शशि बौद्ध जी, हमारे वचनकर्ता आरसी दीवान जी आई थिंक जुड़ नहीं पाए हैं आज। क्या वेट किया जाए? जी मैम अभी जुड़ रहे हैं, 5 मिनट में बात हुई है मेरी अभी जस्ट। ओके। जी चलिए तब तक चर्चा की जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संविधान से हमें जो अधिकार मिले हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है हमारा वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार, जो कि कल हमारे बरेली में हो रहा है। और हम सोचते हैं कि इस बार हम वाकई सफल होंगे अपने मतदान में पूरी तरह, क्योंकि इस बार जो हमारी ड्यूटी है वो भी बहुत कम लगी हैं। शायद इसलिए कि रामपुर में हो चुका है और बहेड़ी में भी हो चुका है हमारे यहाँ। तो हम सोचते हैं कि हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने मतदान का उचित प्रयोग करें और सोच समझ के करें अपने विवेक अनुसार। आई थिंक सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। कोई हमारे साथी अपने विचार रखना चाहें जब तक धीमान सर नहीं जुड़ रहे हैं? देखिए, वेबिनार जब स्टार्ट है तो कोई ना कोई अपने विचार देता लेता रहे तो शायद इसका हम पूरा लाभ उठा जी पाएंगे। अदरवाइज हम लोग अगर चुप रहेंगे तो ये चुप्पी हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी। जी मैं जी आमंत्रित संचालिका जी, करूंगी। आपकी आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जी सर। मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और सोच समझ कर ही करना चाहिए, ये जी आपकी सर। बात बिल्कुल सत्य है। और जिन लोगों के यहाँ भी जिनको मताधिकार प्रयोग करने का अवसर मिल रहा है, उन्हें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे संविधान को समाप्त करने के पीछे पड़े हुए हैं, आरक्षण को समाप्त करने के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे सारे मौलिक अधिकारों को जो है समाप्त करने के पीछे पड़े हुए हैं, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए
कौन व्यक्ति सक्षम होगा। यहाँ पर हमें ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये सामूहिक विचार नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि यहाँ पर हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम किस पार्टी के समर्थक हैं, हम कौन सी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। हमें मुख्य रूप से ये देखना चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी का कैंडिडेट हमारे लोकसभा चुनाव जहां पर मताधिकार हमें का प्रयोग करना है, वो कौन सी पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी है जो हमारे विरोधी को परास्त कर सकता है, उसे सत्ता से हटा सकता है या सत्ता में आने से रोक सकता है, और वो उसके आचार विचार कैसे हैं उसको देख करके के हमें अपने मताधिकार का प्रयोग उसी के पक्ष में करना चाहिए। वो चाहे किसी भी हम जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं उस पार्टी का है या अन्य कोई पार्टी का है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इतना अपने को मजबूत महसूस कर रहा है कि हम जो चाहेंगे सो कर देंगे और बहुसंख्यक लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें रोक नहीं पाएंगे, तो पहला काम हमें उसको रोकना जरूरी है। अगर वो रुक जाएगा तो हमारे अधिकार जाने से बच जाएंगे, और फिर हम प्रत्याशी तो कभी भी अपने प्रत्याशी जिस जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं उस पार्टी के प्रत्याशी को अगली बार भी जिता सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें रोकना। तो रोक हम तभी पाएंगे जब हम सभी लोग अपनी पार्टी जिससे हम बिलोंग करते हैं उसके बारे में न सोच करके जीतने वाले के बारे में सोचेंगे। और यह काम तभी संभव हो सकता है जब इस काम को सभी लोग सोचेंगे जिनके संविधान को समाप्त किया जा रहा है और जिनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, जिनके मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। ये लोग अगर सभी लोग इस पर विचार कर लेंगे तो ये बहुसंख्यक हैं, इनकी संख्या इतनी अधिक है कि ये जब चाहेंगे तब सरकार को पलट देंगे और जिसको चाहेंगे उसको गद्दी से उतार देंगे, जिसको चाहेंगे उसको गद्दी पर बैठने से रोक देंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमें सोच विचार कर करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, तो इन बातों को सोच विचार करते हुए इन बातों को ध्यान में रखने की ज्यादा आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने जो हमारे अधिकारों को समाप्त करना चाहता है हम उसके अधिकार को समाप्त कर दें। उसके अधिकार को हम तभी समाप्त कर पाएंगे जब वो सत्ता में नहीं आ पाएगा। तो मेरा ये अपना व्यक्तिगत मत रहा। अब अगर कोई अन्य व्यक्ति भी ये बताना चाहता है तो बता सकता है। जी बिल्कुल दशरथ मौर्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि हम इतने समर्थ नहीं हैं कि हम सरकार बदल सकें या सत्ता में आरूढ़ हो सकें, तो हमने कम से कम जो विरोधी पक्ष है, जो हमारे विपक्ष में बिल्कुल बैठा हुआ है, हमारे अधिकार छीन रहा है, हमारे संविधान को मिटा रहा है, अगली बार वो इलेक्शन भी नहीं होने देना चाहता, कम से कम हम उसे रोकने की प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब वो हम तभी कर सकते हैं जब केवल अपना ना सोचे, अपने साथ में जो समर्थ खड़ा हुआ है, जो हमारे लिए कुछ तो भला कर सकता है, हमारे कुछ लाभ पहुंचा सकता है, हम उसे आगे बढ़ाएं। अगर हम इतने समर्थ नहीं है, हमारे और कोई साथी कोई अपने विचार रखना चाहें? सोलंकी सर, मैं आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज आप कुछ कहें। खेमचंद सोलंकी जी, प्लीज अपने विचारों को हमसे शेयर करिए। हाँ, इलेक्शन के बारे में तो क्या है कि लोकतंत्र को बचाने का है और संविधान को बचाने का है। चाहे अपना सब कुछ मिटा के भी संविधान को बचाने का है। और सभी लोगों को, कल इलेक्शन है तो सभी लोगों को सब ऐसा है कि कौन पार्टी अपनी विरोध जो है और उसके विरोध पार्टी के अंदर अपना उम्मीदवार इलेक्ट होके आ जाए तो हम कुछ करते हैं संसद में जाके। वही अपना एक मकसद है। जी लोकतंत्र और और संविधान दोनों तरफ चल रहा है। जी मान सर। माने सोलंकी जी, हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।
ये कोई संविधान बचाने नहीं आए, अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आए। हाँ, ये तो सब अपने अस्तित्व बताने के, लेकिन ये अपनों को पहले तो क्या है, पहले तो इस लोगों को जो लोग खत्म करने लगे हैं उसको पहला हटाने का है, चाहे दूसरी पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब पहले ये उसको हटाने का है। आदरणीय सोलंकी जी, जब संसद भवन में राजदंड रखा गया हाँ, तो पूरे भारत की किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। यादव अगर साहब उस वक्त आया ये था सुप्रीम अगर उस वक्त दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, गए दिल्ली में होते। यादव साहब आया था। अरे यादव कोई अपनी पार्टी रैली में थोड़ो यादव है। साहब आया था मीटिंग के अंदर, यादव साहब ने बहुत अच्छा भाषण दिया था। यादव जी कोई लेकिन पार्टी कोई नहीं कोई है। तो है। नहीं, कोई नहीं है। जो आज संविधान को बचा रहे हैं, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगे। चलिए आगे की कार्रवाई शुरू कराइए। नहीं, जी सर। धीमान मैं तो सर। बीच में मैं तो बीच में जुड़ा ना, इसलिए मुझे पता नहीं था। मैं कोई म्यूट बात कर। नहीं सर, सबको अपने विचार रखने की भी स्वतंत्रता है, जब खत्म हो जाएगी तब देखा जाएगा। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे वाचनकर्ता माननीय आरसी धीमान जी, जो अब जुड़ चुके हैं हम सभी के साथ। तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय दशरथ मौर्य जी ने हमें अनुमति दे दी है, और मैं आमंत्रित करती हूँ आरसी धीमान जी को कि वो अपना आज का संविधान वाचन स्टार्ट करें। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, माननीय आरसी धीमान जी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। अ, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो समय मैं मोबाइल के माध्यम से ले रहा हूँ, और जो है सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं कानून की शिक्षा देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मैं कार्यरत हूं, और मैं अपना डिक्लेरेशन हर सोमवार को देश के नागरिक जैसा आप लोग जानते हैं, मैं आरसी धीमान असिस्टेंट प्रोफेसर यह घोषणा करता हूं कि मैं संविधान के अंदर क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का प्रबल समर्थन करता हूं, और धर्म, मूल, वंश, जातीय, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव का मैं समर्थन नहीं करता हूं। इस देश के अंदर लोगों को संवैधानिक ज्ञान प्राप्त हो, संवैधानिक शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, और उनको उनके विधिक अधिकारों का पता चले। इस उद्देश्य से मैं निशुल्क, बिना किसी भी आर्थिक लाभ के भारत देश के नागरिकों को संवैधानिक शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करना या विरोध करना भी नहीं है। जैसा कि अभी पिछले इलेक्शन में पिछले सोमवार को मैंने डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन प्रोसेस पर मैं जो है आप लोगों को संविधान के अंदर क्या प्रक्रिया बताई गई है और क्या विधिक प्रक्रिया है, एक्ट के माध्यम से इस पे चर्चा करूंगा। परंतु इस टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे। और विगत कई दिनों से जो है मुझे इस बात की जानकारी मिल रही है कि लोकतंत्र के ऊपर जो है वेबिनार के माध्यम से चर्चा हो रही है। तो आज हम लोग जो है डेमोक्रेसी के संबंध में कुछ चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल,
तंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, और ये लोकतंत्र कहाँ पे है, और यह राजतंत्र से कैसे भिन्न है। तो लोकतंत्र से आशय किसी भी देश के अंदर शासन करने की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल उस देश की जनता का होता है। वह देश की जनता ही असली शासन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जनता प्रजा होती है और राजा के द्वारा शासन किया जाता है। राजा ही संप्रभु होता है, उसी में संप्रभुता निहित होती है। संप्रभुता क्या होती है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा वर्ग या ऐसे व्यक्तियों का समुदाय जो उच्च शक्ति को धारण करता है और वह कानून से ऊपर होता है। उसके द्वारा दिया गया कमांड, उसके द्वारा दिया गया निर्देश ही कानून होता है और उसको जनता बिना किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन के स्वीकार करती है। तो राजा यानी राजतंत्र के अंदर राजा द्वारा शासन किया जाता है और लोकतंत्र राजतंत्र का बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उसका विरोधी संकल्पना है, जिसमें देश की जनता के द्वारा देश की जनता के लिए कानून के माध्यम से कल्याणकारी उपबंध बनाने का काम किया जाता है और उसके लिए उसी देश के लोगों का प्रतिनिधि अपना जनता चुनती है और वह लोग जो है देश के कल्याण के लिए शासन करते हैं, विधियों का निर्माण करते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा है, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये छोटी सी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी जब उनकी नेशनल आर्मी अमेरिका के अंदर राज्यों के द्वारा किए गए विद्रोह के कारण जो है डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी और समता स्वतंत्रता बंधुता के लिए लड़ रही थी। तो नेशनल आर्मी जो है वहाँ की जो थी वह कमजोर पड़ती जा रही थी। 10 से 15 हजार के बीच लोग जो है मारे जा रहे थे और ऐसे लग रहा था कि जो है अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे उनकी सेना आने वाले काल में हार सकती है। तो उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सबसे पहले 2 मिनट की एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में ही ये लोकतंत्र की परिभाषा निकल के आई थी कि आप लोग एक पवित्र उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, जनता के द्वारा शासन होगा और जनता के लिए शासन होगा, इसलिए आप लोग बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी हिम्मत से, बड़े साहस से अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी के लिए लड़िए। तो एक ये डेफिनेशन वहां से निकल के आई। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान को देखना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत shall be the union of the state। भारत
राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि भारत क्या है, इंडिया क्या है, व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज भारत। यही दो शब्द जो है हमारे देश के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, ये विधिक शब्द हैं। इसके अतिरिक्त जो कोई इस देश के संबंध में संबोधन करता है तो वह अविधिक शब्द है और वह जो है संविधान विरोधी शब्द है। इसलिए हिंदुस्तान शब्द को नहीं कह सकते हैं। सिर्फ दो ही शब्द जो है आर्टिकल 1 परमिशन देता है, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of the state। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इंडिया भारत राज्यों का संघ है। राज्य क्या है? भारत के अंदर जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनका मिली हुई यूनियन को हम भारत कहते हैं। इसलिए जो है भारत संघ करके जो है हम लोग इसे संबोधित करते हैं। शॉर्ट में जो है इसको भारत कहते हैं या इंडिया कहते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। अब जब आज भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो विधिक अज्ञानता का प्रभाव इस कदर नजर आता है, संविधान का ज्ञान का अभाव इस कदर नजर आता है कि बड़े बड़े जो है विद्वान लोगों से विधिक चूक होती हुई नजर आती है। इसका मतलब है कि भारत के संविधान को बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़ने, समझने और समझाने के लिए काम करने की ईमानदारी से जरूरत है। अभी जब हम भारत के संविधान के आर्टिकल 79 पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत के प्रतिनिधि वह 5-5 साल के लिए लोकसभा में भारत की जनता के द्वारा चुने जाते हैं। चुने जाने का मतलब ये है कि हम लोगों को अगर जो है सरकार भारत के अंदर गठित करनी है तो वह 5 साल के लिए गठित करनी होती है। यह बात जो है 79 में है, आर्टिकल 79 में संसद के गठन के संबंध में बात की गई है। पार्लियामेंट जो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण अंग है, पार्लियामेंट का गठन कैसे होगा, व्हाट इज द प्रोसेस टू कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के गठन में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पार्लियामेंट का हिस्सा 3 चीजें हैं। नंबर 1, भारत देश का राष्ट्रपति, और दूसरा दोनों सदन और राष्ट्रपति को मिला करके हम कहेंगे पार्लियामेंट का गठन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भी वह संसद का गठन हो रहा है, और लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो भी संसद का गठन हो रहा है, और राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो उसका भी जो है प्रतिनिधि जो पहुंचते हैं उनको भी मिलाया जाता है। इन तीनों को मिलाने के बाद हमारी संसद का गठन होगा। संसद तब कंप्लीट होगी जब राष्ट्रपति और दोनों सदनों में जो सदन में सदस्य आते हैं वो कंप्लीट हो जाए, यानी लोकसभा, राज्यसभा और आपकी राष्ट्रपति। अब जो है सबसे बड़ी अज्ञानता कहाँ पे नजर आती है? विधिक अज्ञानता नजर आती है
आर्टिकल 79 जब हम देखते हैं तो उसमें संसद का गठन हो रहा है, और संसद के गठन को पूरा करने के लिए एक जो है निर्वाचन आयोग का भी अलग से गठन किया गया है, और वह जो है इलेक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। लेकिन जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में आर्टिकल 80 है। 80 में राज्यसभा की संरचना के विषय में बताया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय के निर्देशन में 12 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को नियुक्त करने की जो है शक्ति प्रदान है उनके निर्देशन में। और ये जो सदस्य होते हैं इनको साहित्य का, विज्ञान का, कला का और समाज सेवा का अनुभव होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुना जाता है। इन लोगों को राष्ट्रपति के माध्यम से निर्देशित करके चुना जाता है, और बाकी जो हमारे देश के अंदर राज्य हैं उन राज्यों के अंदर से 238 से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस तरीके से ये राज्यसभा कंप्लीट होती है। अब संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो आर्टिकल 83 के अंदर जो है राज्यसभा के विषय में, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो विघटित नहीं होता है। राज्यसभा लोकसभा की तरह भंग नहीं होता है कि बीच में जो है बहुमत कम हो गया, सरकार गिर गई, किसी की सरकार नहीं बन रही है, तो विघटित हो गया, फिर से इलेक्शन हो रहे हैं। राज्यसभा का जो सदन है वह उसमें विघटन नहीं होगा। उसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य संसद द्वारा, विधि द्वारा, जो संसद के अंदर विधि है उसके जो संविधान के अंदर संसद के लिए विधि है उसके उपबंधों के अनुसार जो है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर वो जो है वहां से निवृत्त हो जाते हैं। यानी 2 साल बाद जितने सदस्य खाली, जितनी सीटें खाली हो जाती हैं उन सीटों पर पुनः इलेक्शन होता है। इस तरीके से वहां पर सदस्य आते और जाते रहते हैं, वह स्थायी सदन के रूप में होता है। जबकि लोकसभा जो है के अंदर 5 वर्ष में इनकी जो है प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का काम 5 वर्ष के लिए किया जाता है, और 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो भारत की जनता उनके कार्यों का लेखा जोखा देखती है। जैसे कि हर साल जो है ऑडिटर आता है, वित्तीय मामलों को देखता है, कितना खर्च हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया। उसी तरह भारत की जो जनता है वह पूर्व सरकार के कार्यों का ऑब्जर्वेशन करती है, अवलोकन करती है, और वह मूल्यांकन करती है कि सरकार के द्वारा कितने जन कल्याणकारी कार्य किए गए, कितने नहीं किए गए। यदि सरकार के द्वारा सफलतापूर्वक जनता की लोकप्रिय सरकार होती है और जनता के लिए काम करती है, रोजगार के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है, देश की आर्थिक शक्ति बढ़ती है, नौजवानों की आर्थिक शक्ति बढ़ती है, शिक्षा का विकास होता है, विज्ञान का विकास होता है, स्वास्थ्य का विकास होता है, विभिन्न तकनीकी का विकास होता है, नई नई शोधें होती हैं, राष्ट्र का विकास होता है, तो निश्चित रूप से
जनता को खुशी प्राप्त होती है, उसके आय के साधन बढ़ते हैं और वह ऐसी सरकार को पुनः चुनना पसंद करती है। परंतु चुनने से पूर्व वह यह भी देखती है कि वर्तमान जो है, जो भी सरकार है, वह कितना आगे का प्लान लेके चल रही है। व्हाट इज हिज इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो ये सब चीजों को जो है गवर्नमेंट की ऑब्जर्व करने के लिए जनता को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इलेक्शन 5 साल के लिए रखा जाता है और 5 साल बाद देश की जनता सरकार को पुनः चुनती है और अगर वह सेटिस्फाइड होती है तो वह उसको पुनः जो है वोट दे के चुन लेती है। और अगर वह सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर दूसरी जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको भी चुनती है। संविधान के अंदर जनप्रतिनिधियों के चुनने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के एग्जिस्टेंस की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो है देश के अंदर जनप्रतिनिधियों को चुनने और उनको देश चलाने के लिए जो है सदस्यता प्रदान की जाती है। यहाँ पर संविधान के अंदर राजनीतिक पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह, उसकी विचारधारा इत्यादि के संबंध में कोई उपबंध नहीं है कि इस पार्टी के लोगों को चुनना है या इस पार्टी के लोगों को नहीं चुनना है। तो यह 5 साल के लिए होती है। अनुच्छेद जो है 83(2) में यह बात जो है स्पष्ट की गई है। अब अनभिज्ञता ये है कि ये जो इलेक्शन होते हैं वह भारत की सरकार, इंडिया की सरकार बनती है और उसको भारत की सरकार बोलते हैं। परंतु अज्ञानतावश जो है देश की जनता यह ना समझ पाती है कि ये सरकार के लिए सही शब्द का प्रयोग क्या होगा। लोग अनजाने में व्यक्ति की सरकार समझने लगते हैं और व्यक्ति की सरकार के नाम से संबोधित करने लगते हैं और व्यक्ति के नाम पर और व्यक्ति की सरकार के नाम पर रेफरेंडम की बात होने लगती है, चाहे वह स्टेट में हो और चाहे वह देश में हो। परंतु जब हम लीगल वे में देखते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को भारत की सरकार कहते हैं और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को हम राज्य की सरकार कहते हैं और राज्य का नाम लिख देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार। तो ये विधिक अज्ञानता के कारण कुछ भ्रांतियां जो है राजनेताओं में उत्पन्न होती हैं। परंतु जो है संविधान जो है आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता भी निर्धारित करता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है ये भारत के लोगों के द्वारा संचालित की जानी है, भारत के लोगों को शासक बनना है। तो इसलिए भारत की पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होके जाने वाले व्यक्तियों में यह कंडीशन रखी गई है कि इलेक्शन वही व्यक्ति लड़ेगा जो भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा वह व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। तो उसको एक जो है जो तीसरी अनुसूची है उस अनुसूची में उसका जो शपथ लेने का प्रारूप है वो ले लेता है तो वह सदस्य योग्य हो जाएगा। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा में उसकी कम से कम 25
सर माइक अनम्यूट कर लें। कॉल बीच में आ जाती है ना तो डिस्टर्ब करती है। जी जी। एक मिनट। तो अब जो है आप ये देखिए कि भारत में इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा का जो योग्यता है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। वह जो संसद द्वारा विधि बनाई गई है वह उसके एलिजिबल होना चाहिए। पागल या दिवालिया इत्यादि जो है, पागल आगल नहीं हो, है ना। तो ये जो है जो मुख्य बिंदु है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र ये सुनिश्चित रखी गई है। कहने का मतलब है देश के 144 करोड़ लोगों को संसद में जाने का रास्ता देता है यह संविधान। और होता क्या है, वास्तविकता क्या है, संविधान क्या अपने इस उद्देश्य को पूरा कर पा रहा है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हम पाते हैं कि लोग 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। वह कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? इलेक्शन इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी उसमें नॉमिनेशन नहीं करा पाता है। एक शहर में 13 उम्मीदवार, यानी कि जहां पे 4 या 5 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पर सिर्फ 10, 11, 12, 13 लोग ही योग्य होते हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, अन्य नहीं। वास्तविक डेमोक्रेसी के लिए तो भारत की जनता के प्रत्येक व्यक्ति को इतना आर्थिक संपन्न होना चाहिए, संविधान का ज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए और इलेक्शन इतना सस्ता होना चाहिए कि वह आसानी से चुनाव लड़ सके। परंतु दुर्भाग्यवश तो वास्तविक डेमोक्रेसी की जब हम बात करें तो 25 साल की उम्र तो हो जाती है और भारत का नागरिक भी होता है, परंतु मनी माफिया और मीडिया के दुरुपयोग के कारण एक शिक्षित व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, राजनीति में जाने से घबराते हैं। जिनको पार्लियामेंट में बैठ करके देश में हेलो। जी सर आ रही है। हाँ, तो बोलिए। जिनको पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बनाना चाहिए, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको पार्लियामेंट में होना चाहिए, परंतु जो है दुर्भाग्य है कि मनी माफिया और मीडिया का प्रभाव भारत की राजनीति में इस कदर बढ़ रहा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। तो जब हम पहले देखते थे तो राजनीति का अपराधीकरण होता था, नेताजी के साथ क्रिमिनल्स चलते थे। आज क्रिमिनल्स नेता बन गए हैं और अब अपराधियों का राजनीतिकरण जब हो गया है तो उसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर डाटा आता है कि इतने इतने हत्या के आरोपी जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, इतने बलात्कार के आरोपी पहुंचे हैं और इस तरीके से जो जिनके ऊपर केसेस हैं, एफआईआर है, वो वहां पहुंच रहे हैं। तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया?
जिस देश के अंदर पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को होना चाहिए, वहां पर अपराधियों का जमावड़ा अगर हो जाता है, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया? इट शुड बी थिंक आवर इंडियन पीपुल। ये हमारे भारतीय लोगों को सोचना चाहिए कि क्या होगा। अभी घटना जो है साइटेशन के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ कि प्रज्वल, जो कर्नाटक प्रज्वल जो है के नाम के व्यक्ति प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर चल रहा है 3000 से ज्यादा वीडियो उनके पास पाए गए हैं, महिलाओं की यौन उत्पीड़न के, यौन शोषण के, रेप के 376 आईपीसी के अंतर्गत। ऐसे ऐसे लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन पीपुल एंड इंडिया? And how can you save your constitution and your democracy? It is a very typical question for the citizens of India. ये देश के नागरिकों के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कठिन प्रश्न है। परंतु यही सब देखने के लिए 5 साल बाद इलेक्शन होता है। अमेरिका के अंदर जो जनप्रतिनिधियों को भेजने की अवधि है वो 4 साल है, क्योंकि अगर हमारे से चूक हो जाती है और कोई क्रिमिनल वहां पर जीत के पहुंच जाता है, तो कम से कम 5 साल उसे हमें झेलना पड़ता है। परंतु अमेरिका के अंदर जो है 4 साल तक ही जो है वह रहेगा। तो ये जो इलेक्शन की टाइमिंग है, ये 5 साल नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट 5 साल के लिए नहीं होना चाहिए। भारत जैसे जो है अशिक्षित देश में, जहां पर लोगों को लोकतंत्र की समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, जो धर्म के नाम पे वोट देते हैं, उनकी जाति का व्यक्ति कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना बड़ा माफिया हो, कितना बड़ा डॉन हो, लेकिन अगर उनके धर्म का है, उनकी जाति का है, उनके संप्रदाय का है, उनके गांव का है, उनके क्षेत्र का है, तो वह उसको अपना जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं। और क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं होती है, क्रिमिनल्स का कोई धर्म नहीं होता है, क्रिमिनल्स का कोई संप्रदाय नहीं होता है। क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल्स होता है, जब वह पावर में आता है तो सभी पर अपना आपराधिक प्रभाव दिखाता है। जैसे कि आपका कर्नाटका का मामला देख लीजिए, प्रज्वल रवेन्ना का मामला है। इट इज ए मैटर कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, कि चुन चुन के जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, जो हत्या के, बलात्कार के बहुत सारे मामलों में जो है वह चार्जशीटेड है या उन पे एफआईआर है, उनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ा करके और उन पे दबाव बना करके और पार्लियामेंट के अंदर उनसे वो काम लिया जा सकता है जो वो दबाव में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फाइल के लिए उन्हें अपने केस की चिंता है, उन पर आपराधिक मामले हैं। तो दे कैन नॉट बी ए रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्फ। वो अपने आप को बचाएंगे, वो देश की जनता के लिए काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी जो है अपराधियों को रोकने के लिए बहुत सारी विधि और कानून बनाए हैं। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 85 की, कि संसद का जो सत्र है और सत्रावसान है और उसका विघटन है, तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पे जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाएगा, और वहां पर उस सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की भी बैठक वह करेगा। तो अब जो बैठक होती है, जैसे कि आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे संचालन करता है ना, क्योंकि मेरे पास स्लाइड नहीं है और मैं बिजी था तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कोई भी बैठक होती तो उसको गरिमामय तरीके से चलाने के लिए जो है एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, और उनकी अनुमति से ही जो है उसमें एजेंडा डिस्कस होता है और अनुशासन के साथ सदस्य लोग अपनी अपनी बात विषय पे करते हैं। उसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर
जो है 3 लोगों को जो है रखा गया है, राष्ट्रपति को, लोकसभा को और राज्यसभा को। अब ये जो राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि राष्ट्रपति को उस सदन की मीटिंग बुलानी है। मीटिंग बुलाएंगे वहां पे जहां वह उचित समझेंगे तो संसद बनी है तो संसद में ही बुलाएंगे, और उसके बाद उसकी अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता करने के साथ साथ उसका समापन भी करेंगे। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का समापन भी करेंगे। लोकसभा का विखंडन भी राष्ट्रपति ही कर सकेंगे, क्योंकि जो लोकसभा है उसके अंदर किसी पार्टी की बात नहीं कही गई है कि ये इस पार्टी के सदस्य हैं या उस पार्टी के सदस्य हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां भेजे जाते हैं और वो वहां पर अपने देश के हित में, कल्याण में विधियां बनाने का काम करते हैं। उनमें जो सबसे उपयुक्त होता है उसको बहुमत के आधार पर चुना जाता है और वो जो है वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है। अब कभी भी जो है गुण और दोष के आधार पर कोई व्यक्ति किसी का समर्थन या विरोध कर सकता है। जब वह समर्थन करता है तो वह व्यक्ति बहुमत में होता है, जब वह विरोध करता है तो वह व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बहुमत नहीं होता है और सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है, बनने की स्थिति नहीं होती है, तो फिर वह उसका विघटन भी करेगा, भंग भी करेगा। और 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो 5 साल पूर्ण होने से पूर्व ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका कार्यकाल 5 साल पूर्ण होने से पूर्व, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह नई संसद का गठन करें। तो गठन के लिए राज्यसभा तो स्थायी सदन है, हर 2 साल में उसमें इलेक्शन होता ही है, वो कभी विघटित नहीं होती, क्योंकि अगर वह विघटित हो जाए और लोकसभा भी विघटित हो जाए तो देश कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? तो कम से कम स्थायी सदन राज्यसभा है वो बनी रहती है, दैट इज ए बैकबोन। और जो लोकसभा है वो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों की होती है। हालांकि यही जो जनता के चुने हुए सदस्य यही जो है राज्यसभा के सदस्यों को भी चुनते हैं। पूरी डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। इसमें डेमोक्रेसी में जो है क्या होता है कि जो कानून है उस कानून की नजर में अमीर और गरीब दोनों बराबर होते हैं, दोनों के बराबर के अधिकार होते हैं। चाहे रानी का पुत्र किसी का कत्ल करे तो उस पर भी 302 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा, और अगर किसी नौकरानी का पुत्र कत्ल करे तो उस पर भी 302 का अपराध होगा। दोनों को बराबर की सजा मिलेगी, दोनों पर बराबर का ट्रायल होगा और दोनों को बराबर का वकील करने का मौका मिलेगा, और न्यायालय फैक्ट के आधार पे, लॉ के आधार पे और एविडेंस के आधार पे निर्णय करेगा। एक प्रोसेस है इक्वल। तो जैसा कि आर्टिकल 14 में लिखा हुआ द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और यही थीम इक्वालिटी की कि हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है और कानून उसको बराबर का संरक्षण देता है। लेकिन हो क्या रहा है? क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? कई जगह तो जनप्रतिनिधियों को नामांकन से ही भगा दिया जाता है ना। बहुत सारा जो है राजनीति में अपराधीकरण, जब राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है तो आपराधिक मानसिकता के माध्यम से कार्य जब करते हैं राजनीतिक लोग, तो देश की जनता के हितों का संरक्षण नहीं होता है। कब किसका बच्चा किडनैप हो जाए, कब किस महिला के साथ क्या घटना घट जाए, तो कब क्या हो जाए, इस भय से जो है देश की जनता हमेशा ग्रसित रहती है। जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या क्रिमिनल्स का राजनीतिकरण हो जाता है तब। भारत के अंदर भारत के संविधान को लागू करते समय भारत के संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा की थी कि हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कैसा हमें राज्य चाहिए? भारत हमें एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य चाहिए, एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य चाहिए, धर्म निरपेक्ष राज्य चाहिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय नागरिकों को उपलब्ध हो, आर्थिक न्याय उपलब्ध हो, उनको बोलने की आजादी हो, ये सब इस ऐसा भारत बनाना था। और बन कैसा गया? आज विज्ञापन लगते हैं मोदी सरकार, इसका मतलब क्या है कि भारत की सरकार नहीं बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 1 में तो लिखा हुआ है कि द स्टेट्स के जो है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। वहां भारत की सरकार, भारत की संसद का गठन हो रहा है और जो सरकार बनेगी वो भारत सरकार की होगी। तो फिर ये मोदी सरकार क्या होता है? एक जाति की सरकार। मोदी इज ए टाइटल, मोदी एक जाति है, तो क्या एक जाति की सरकार बनेगी? एक गवर्नमेंट ऑफ ए कास्ट? सवाल यहाँ पे पैदा होता है। कोई कहता है योगी की सरकार, तो क्या एक व्यक्ति की सरकार है? तो ये दोनों जो स्लोगन्स हैं, ये राजनीतिक और विधिक अज्ञानता के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये भारत की सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है। तो ये जब विधिक अज्ञानता है, उसके कारण इस तरीके के जो है मामले जो है चुनाव में आते हैं। और ये एक साइटेशन है मैं पहले बता चुका, मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करना है, बल्कि मैं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देश की जनता के लोगों को बता रहा हूँ कि भारत की सरकार के लिए रेफरेंडम होना। देखिए हो क्या रहा है, तो ना किसी एक जाति की सरकार के लिए हो रहा है, ना किसी एक व्यक्ति की सरकार के लिए हो रहा है, ना किसी एक धर्म की सरकार के लिए हो रहा है। यहाँ पर 5 साल बाद भारत की संसद का गठन हो रहा है और संसद के गठन में लोकसभा भी एक अंग है और लोकसभा के गठन के बाद एक सरकार बनेगी, वह सरकार बनेगी भारत की सरकार। दिस इज क्लियर। परंतु जब विधिक अज्ञानता होती है, जैसा कि मैं ने पिछले भी लेक्चर में बताया कि जो है भारत की राजनीतिक पार्टी के लोगों को कोई काम करे ना करे, कम से कम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह तो डिक्लेयर करें इलेक्शन में कि जब उनकी सरकार आएगी तो वह भारत के संविधान की निःशुल्क शिक्षा प्राइमरी से लेके स्नातक तक देंगे। भारत के नागरिकों को डिमांड करनी चाहिए। आपके पास वो वोट मांगने आते हैं तो आप क्या मांगते हैं? आप भी तो मांगो कि भाई आपका एजेंडा क्या है। नौकरी हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है, हमें संविधान की जानकारी नहीं है, हमें कानून की जानकारी नहीं है, हम निर्भय होके नौकरी नहीं कर सकते, हम निर्भय होके भारत में रह नहीं सकते। क्योंकि कब कौन सा कानून का वायलेशन हो जाता है क्रिमिनल लॉ के विषय में तो लोगों को पता ही नहीं। जब अपराध हो जाता है तब उससे पता चलता है कि ये काम आपराधिक था। टैक्स लॉ के विषय में भी लोगों को नहीं पता है। टैक्स लॉ भी में भी जब चूक हो जाती, जब नोटिस आता तब पता चलता अच्छा यार ये कानून विरोधी। तो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो भारत सरकार के द्वारा 26 नवंबर 1949 से लेके आज 6 मई 2024 तक चलाया गया, वह पूरी तरह से सफल नहीं रहा। ना हमारे बाप दादाओं को संविधान की जानकारी हुई, ना हमारे जैसे लोगों को जानकारी हुई, युवा लोगों को, और कम से कम आने वाली पीढ़ी को भी तो ऐसा कोई प्रोग्राम आप बताइए कि संविधान की जानकारी आप दो।
क्योंकि जब तक वो संविधान की जानकारी नहीं ले पाएंगे, दे कैन नॉट स्पीक, वो बोल ही नहीं सकते हैं। उन पर लठ चले, उन पर हंटर चले, उन पर जो भी अपराध होगा वो सफर करेंगे, क्योंकि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। वो कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक ये अज्ञानता रहेगी, विधिक अज्ञानता, तो फिर बल का शासन चलेगा। रूल ऑफ फोर्स, रूल ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स को जब हम देखते हैं तो पुलिस फोर्स में आती है, सेना फोर्स में आती है, और दूसरे भी जो बल हैं वो फोर्स में आते हैं, और उनके द्वारा जो है बताया जाता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो फोर्स के लोग होते हैं, दे आर आल्सो अनेबल टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी संविधान को नहीं जानते। उन्हें तो अपना जो है, जो उनका सर्विस का एजेंडा है, जो उनको बताया गया है कि व्हाट इज हिज पावर, तो वो पावर का इस्तेमाल करते। उस पावर में किसके किसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसका सर फट गया, किसका पैर टूट गया, कौन सा मौलिक अधिकार गया, कौन सा मूल कर्तव्य गया, संविधान के किस आर्टिकल का जो है वायलेशन हुआ, ना पीटने वाले को पता और ना पिटने वाले को पता। और हम कहते हैं वी आर हैप्पी टू वोट। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे हम वोट देने में बहुत खुश होते हैं, परंतु ये खुशी क्षणिक होती है। वास्तव में अगर एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा है, कि एक व्यक्ति बहुत ही भूखा था, इतना भूखा था, इतना भूखा था कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह तालाब के पास जब जा रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी मछली को कांटे से, डंडी से पकड़ रहा है। तो उसने कुछ मछलियां पहले से मार रखी थी। उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि जो है वह उसे कुछ मछलियां दे दे, तो वह पका के खा लेगा, उसकी भूख समाप्त हो जाएगी। तो उस व्यक्ति को लगा कि ठीक है, ये भूखा है, एक दो मछलियां उसने उसको दे दी, और उसने उसको अपना बनाया, खाया, और उसकी भूख शांत हुई। दूसरे दिन फिर वह व्यक्ति उसी मछली मारने वाले के पास पहुंच गया और पुनः मछली मांगी। तीसरे दिन फिर चौथे दिन फिर पांचवें दिन फिर वह व्यक्ति मांगने वाला बन गया और वह उस पर निर्भर हो गया। तो उस व्यक्ति ने यह सोचा कि इस व्यक्ति को हम कब तक मछलियां मार मार के देंगे, चलो इसको हम मछली मारना सिखा देंगे। तो उसने कांटा मंगाया, डंडी मंगाई, सब कुछ मंगाया, और मंगाने के बाद उसको सिखा दिया, और वह मछली मारना सीख गया और अपना पेट भरना सीख गया। तो हमको भारत देश की जनता को संविधान की शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बना देना। यदि संविधान की शिक्षा भारत की जनता को मिल जाए तो वह आत्मनिर्भर बन जाएगी, आने वाली पीढ़ी भी आत्मनिर्भर बन जाएगी, और भारत एक विकसित भारत होगा, और पूरी दुनिया के अंदर जो है उसका प्रभाव नजर आएगा। क्योंकि इजराइल की जब हम बात करें तो वहां पर जो है शिक्षा में जो बजट है वो मेरी जानकारी में है कि वो 5% है। वहां पे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि वो थोड़े से लोग जो है पूरी दुनिया में प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। भाई माइक को अनम्यूट म्यूट रखें। भारत में शिक्षा का बजट कितना है, ये एक सवाल है, परंतु बहुत कम है। शिक्षा का बजट बहुत कम है, और जो है
इसी तरीके से जब शिक्षा लोगों के पास नहीं होगी तो फिर लोगों की वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, और जब वैज्ञानिक सोच नहीं होगी, लेबोरेटरी नहीं होगी, लैब नहीं होगी, प्रयोगशाला नहीं होगी, तो फिर जो है वो भारत को विकसित भारत कैसे बना सकते। विकसित भारत के अंदर अभी जब हम डॉलर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर का जो है अपने यहाँ का 60 रुपया और वहाँ का $1 बराबर है। यानी कि अगर वह 1000 वहां से कोई व्यक्ति आए तो भारत के अंदर 60,000 रुपए हो जाएगा। परंतु जब हम लोग वहां लेके 60,000 जाए तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 में क्या करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे? तो अभी हम उनकी हमारी जो रुपी है वही आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो गिरती चली जा रही है। तो फिर हमारा देश कैसे उनसे आगे निकलेगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? शिक्षा में हम पछड़ते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हम पछड़ते जा रहे हैं, रोजगार में हम पछड़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य में हम पछड़ते जा रहे हैं, सुरक्षा में हम पिछड़ते जा रहे हैं। जब हम देखते हैं हम चारों तरफ से पीछे जा रहे हैं तो फिर एक विश्व गुरु का जो सपना है वह विफल होता दिखता है। तो इसलिए जो इलेक्शन है 2024 में होने वाला है, तो उसके लिए इसीलिए व्यवस्था रखी गई है 5-5 साल में कि देश की जनता सरकार के गुणों का ऑब्जर्वेशन कर सके, सरकार के कार्यों का ऑब्जर्वेशन कर सके और उसी के कार्यों के आधार पर वोटों को प्रदान कर सके, दे सके। भारत के अंदर जो है जब हम आर्टिकल 87 देखते हैं तो राष्ट्रपति को जो है विशेष अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है, जो कि संसद का एक पार्ट है। और सदनों के बारे में जो मंत्रियों और महान्यायवादियों के भी अधिकार 88 में दिए गए हैं। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का पद सृजित किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। राष्ट्र भाई क्या है ये जो है, जो व्यक्ति हैं जिनकी आवाज बार बार आ रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई म्यूट कर लें। ये है वीवो सर आप अपना कंटिन्यू रखो, आप कंटिन्यू रखो सर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो डेमोक्रेसी है, यह डेमोक्रेसी बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी की सफलता के लिए भारत के लोगों का उच्च शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस देश में उच्च शिक्षित लोग ज्यादा होते हैं वहां डेमोक्रेसी के सफल होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। जिस देश में अशिक्षित लोग या कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं वहां सैनिक शासन के आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। तो इसलिए जो है शिक्षा, सेहत, फैशन, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इन चीजों पर जो है भारत की जो सरकार बनती है उसको काम करना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों के अंदर भी देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने की भावना होनी चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता के लिए उनको तत्पर रहना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि देश में लीडर कम, डीलर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। लीडर कम पैदा हो रहे हैं और डीलर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जब डीलर ज्यादा होते हैं तो वह जो है व्यक्तियों, अशिक्षित व्यक्तियों का वर्ग का
जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे एकत्र करके और फिर उनका सौदा कर लेते हैं, पद ले लेते हैं और पैसा बनाते हैं। तो ये जो डीलर हैं, इनके अंदर भी जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और विधिक जागरूकता की भावना आनी चाहिए। क्योंकि धन तो आता जाता है, कोई दुनिया से धन लेके नहीं जाता, सब लोग का धन यहीं पड़ा रह जाता है मृत्यु के उपरांत। परंतु उसके महान कार्य ही उसको, उसका नाम अजर अमर करते हैं। जैसे तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जब मृत्यु हुई तो उनके पास 22,500 रुपए कर्ज था, लेकिन आज अरबों रुपए की जयंती मनाई जाती है उनके नाम पे। पूरी दुनिया के अंदर जो है वह पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पैसों को महत्व नहीं दिया, बल्कि मानव कल्याण को महत्व दिया। और मानव जो है, भारत देश का मानव जो 6,743 जातियों में बटा हुआ है, इन जातियों को समाप्त करके सिर्फ एक जाति बनाने की आवश्यकता है और वो है मानव। तो जब भारत देश के अंदर सिर्फ मानव रहेंगे तो फिर जो है निश्चित रूप से मानवता आएगी, लोकतंत्र सफल होगा। और अगर भारत के अंदर 6,743 जातियां रहेंगी तो अशांति रहेगी, वर्ग संघर्ष रहेगा और बहुत सारी समस्याएं बनी रहेंगी। तो यहीं पर जो है डेमोक्रेसी के संबंध में अपनी बात समाप्त करते हुए मैं रखूंगा। और बहुत कुछ संविधान के अंदर लोकतंत्र से संबंधित है, परंतु वह कभी अन्य समय पर मैं बताऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत ही सटीक और सरल भाषा में आपने हमें बताया कि लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या डिफरेंस है और लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और कैसा हमारे भारत देश में इस वक्त अवेलेबल है और हमें कैसा इसे बनाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बताया कि हमें एकता लानी पड़ेगी, हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमें एक साथ मिलकर भारत की सरकार बनाना है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं बनाना है, किसी समूह की सरकार नहीं बनाना है। ये हम सभी के लिए आज जो आपने बताया है इसका हम प्रयोग करेंगे। हम आशा करेंगे कि आगे हम सभी अपने विवेक को जागृत करके वोटिंग करें और भारत सरकार को ऐसा बनाएं जैसा कि संविधान में लिखा गया है। भारत में ऐसी सरकार आए जो संविधान के द्वारा रचित हो, उसके आधार पर बनी हुई हो। बहुत बहुत साधुवाद आपका। एक सच्चाई ये भी है कि वाकई हम लोगों को विधिक ज्ञान नहीं है, हम उसे जानना ही नहीं चाहते। जो हमें सुविधाएं मिल गई हैं, हम उन सुविधाओं में ही खुश हैं। हमें जब विधियों का ज्ञान नहीं है तो हम उस अज्ञानता में दूसरा जो चाहता है वो हमारे साथ कर जाता है और हम उसे एज ए अपना भाग्य कि हमारे साथ ऐसा होना ही था कि अरे कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ो, सहन करने की जो आदत बनी हुई है उसे सहन कर जाते हैं। तो हमें विधिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप हर सोमवार को हम सभी को जागृत करते ही हैं और हम लोग भी अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उतनी जानकारी उसे अपने व्यवहारिक ज्ञान में ला नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को जो सहन करने की आदत पड़ी हुई है, गुलामी की आदत पड़ी हुई है, और हम आज भी सहन कर जाते हैं। छोड़ो, किन झंझटों में पड़ना, क्यों हम ऐसी कार्रवाई करें, समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, चलो कोई बात नहीं, हो गया। यही चीज में हम टाल जाते हैं। हम अपने ज्ञान को भी टाल जाते हैं और अपने अधिकारों को भी टाल जाते हैं। यही कारण है आज हम अधिकार खोते जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद फिर से आपका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमें ज्ञान मिला है ये हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में और भारत के भविष्य में बहुत कारगर है। इसी के लिए साथ में चाहूंगी हमारे माननीय अध्यक्ष दशरथ मौर्य जी अपना अध्यक्षीय भाषण दें। अध्यक्षीय वक्तव्य हम सभी के सामने रखें ताकि हम सभी लोग उसे सुन पाएं और उससे लाभ प्राप्त कर सकें। माननीय दशरथ मौर्य जी। धन्यवाद उपासका रुचि बौद्ध जी। ये माननीय आरसी धीमान जी जो सोमवार को वाचन करते हैं संविधान का वाचन, ये अच्छा तो डेली रहता है, बहुत सरल भाषाओं में बताते हैं और जो लोग भी सुनते हैं उनके सबके समझ में आ जाता है। लेकिन आज का बड़े मौके पर ये जो संसद के गठन की बात आज बताए हैं, इस समय चूंकि चुनाव चल रहा है तो इस चुनावी समय में जो बताए, तो मेरे समझ से जितने लोग इसमें इस जूम मीटिंग में सम्मिलित हैं
सबके समझ में आ गया होगा, क्योंकि चुनाव में सबका भागीदारी रहती है और चुनाव के प्रति सभी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि संसद का गठन राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से होता है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर 2 साल पर बदलते रहते हैं। उसमें कुछ सदस्यों को माननीय राष्ट्रपति महोदय जो विशेषज्ञ होते हैं उनका चयन कर लेते हैं, और कुछ सदस्यों को ये हमारे लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं, और कुछ राज्यसभा के सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें, जैसे स्नातक वाले जो होते हैं उन्हें स्नातक जो शिक्षित होते हैं वो लोग चुनते हैं। तो इस तरह से 1/3 सदस्य हर 2 साल पर चेंज हो जाते हैं, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष पर एक साथ होता है। चुनाव लड़ने की योग्यता के बारे में बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसको पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को कानून का ज्ञान होना चाहिए। ये तो सही है, जैसे कानून का ज्ञान नहीं होता है किसी व्यक्ति को, तो वो उसके बारे में जान नहीं पाता है कि हमको सही बात बताई गई कि गलत बात बताई गई, हमारे साथ गलत हो रहा, सही हो रहा है। गलत होता है तब भी उसको सही मान कर करके बैठ जाता है। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि जो पार्लियामेंट में जाते हैं जो सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, अगर वो उच्च शिक्षित हैं तभी वो, उनका मुख्य काम कानून बनाना है, तो वो जब उच्च शिक्षित होंगे तभी अच्छे कानून बना पाएंगे। नहीं तो अगर हम अपराधियों को चुन कर करके राज्यसभा लोकसभा में भेज देते हैं तो अपराधी अपराध की बात, अपने बचने की बातों को ज्यादा ध्यान देते हुए उसी तरह का कानून बनाएगा जो जनहित का कानून नहीं होगा। हमारे जो जनप्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, उनको हमारे भारत या इंडिया में रहने वाले लोगों के हित से संबंधित कानून बनाना चाहिए जिसमें इनका हित हो, और जात संप्रदाय से ऊपर उठकर चुनाव में जो है मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि ऐसा इस समय के परिवेश में नहीं हो रहा है। जो अपराधी है वो अवश्य जीत जाता है, और जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उच्च शिक्षित व्यक्ति है और सामान्य है, वो अपराध जगत में से नहीं जुड़ा है, उसके पास अधिक रुपए या धन खर्च करने की क्षमता नहीं है, तो वो व्यक्ति नहीं जीत पाता है। तो ये हम लोग जो उनको मतदान करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, ये हमारी कमियां हैं जो हम अपराधियों को वहां चुनकर भेजते हैं और वो हमारे लिए अच्छे कानून नहीं बनाते हैं। तो हमको सभी लोगों को एक तो कानून की जानकारी के साथ साथ संविधान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में सारे अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि स्कूलों में इसकी शिक्षा होनी चाहिए, जो हमारे हमसे चुनाव में वोट मांगने आते हैं उनसे हमें इस संबंध में कहना चाहिए कि आप हमारे संविधान को शिक्षा के कोर्स में जो है सम्मिलित करें, जिससे जो भी व्यक्ति पढ़ता है, स्कूल जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है, जो भी बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में नाम लिखवाता है, उसको उसके जब कोर्स में होगा संविधान तो उसे अवश्य ही पढ़ाया जाएगा। और जब उसे पढ़ाया जाएगा तो जब
शिक्षित व्यक्ति कानून की जानकारी उसे हो जाएगी, संविधान के बारे में जानकारी हो जाएगी। मैं मानता हूं कि अगर 100% लोगों को नहीं हुई, उसमें से 60-70% लोगों को ही अगर संविधान की जानकारी हो गई, तो शेष लोगों को वो स्वयं ही बता देंगे, शेष लोग उनसे जानकारी को हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे माननीय आरसी धीमान जी ने बहुत अच्छी तरह से बड़े मौके से इस चुनाव के समय में इस चैप्टर को जो है वाचन किया, बहुत ही ज्ञान वृद्धि किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके बाद जो है सभ्य सत्ता करते हुए वाचन इसका जो है आज का समाप्त किया जाए मीटिंग। जी बहुत बहुत साधुवाद सर। जैसा कि आप हम सभी देख रहे हैं कि आज की वेबिनार बहुत ही ज्ञानवर्धक रही है। हमें बहुत चीजें ऐसी मालूम पड़ी जो हमें मालूम होनी चाहिए थी। और इसी के साथ मैं सभ्य सत्ता के साथ चाहूंगी सुखी निरोगी समृद्ध रहें, इस कामना के साथ सभी लोग मन को शांत करते हुए सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु किञ्चित् सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु साधु साधु मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल। नमामि नमामि सबको सादर नमस्कार। जय भीम। बहुत बहुत आभार वेबिनार को सफल करने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। चल धूप ले आओ जा चलो मीटिंग खत्म। जय भीम। नमो ऑफिस DSS। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम सर, जय भीम नमो बुद्धाय। जी साहब जी सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जी 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 जी। अपने नाम से हैं साहब जी? जी जी नाम तो नहीं दिख रहा। अच्छे से देखिए। अच्छा हाँ ओमकार जी, ठीक 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 ठीक, दिखे दिखे। माने दहाड़ है कबीर जी को नमो बुद्धाय जय भीम। जी साहब जी DSS लव कुछ बौद्ध रीवा MP।
आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। कृपया करके सभी लोग लेफ्ट होते जाए क्रमबद्ध तरीके से। जय भीम, जय रविदास, जय गुरुदेव, जय संबुद्ध। ऐसे बड़ा वाला मिला रहा जी बाबूजी, सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आवाजें नहीं आ रही। जी साहब जय भीम नमो बुद्धाय। जी साहब जी, नमो बुद्धाय जय भीम। कहाँ है? घरे में? नहीं नहीं साहब जी, हम सतना के पास हैं, ग्राम कोटर। है और सब ठीक ठाक? जी जी जी। मीटिंग खत्म हो गई क्या? मीटिंग खत्म हो गई साहब जी, लेकिन पर्सनल फोन से बात करे लायक है, कि सब आरबीएम इंडिया चैनल में रिकॉर्डिंग होती ना। हाँ तो वही तो बात है ना कि मैं इसलिए आपका चालू था तो मैं खत्म कर दिया था, तो मैं कहा कि अभी भी चालू है लगता है। जी जी वो ठीक है, रख दीजिए। मैं तो इसीलिए पहले रख दिया था मैं, जी मगर जी अभी आपकी आवाज आ रही थी, आप लेट तक चालू किए रहे हैं, तो जी मुझे जी, लगता हम है कि मैं। जब तक समाप्त नहीं हो जाते तब तक पीछा नहीं छोड़ते। हाँ तो उसी तरह तो। ठीक साहब। जी भाई सादर क्या जय है भीम। कि देख, क्या कि जब आदमी संस्था में जुड़ा है तो उनके नियम और कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जी जी ठीक है। जी। हाँ।